Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed concept of product जहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉर्टेड प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के थ्रू समझते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास वाली जो हमारी वीडियो थी, जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन बताया था। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के थ्रू समझा जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर्स दिया है। ठीक है, ये जितने भी नाम हैं ये एक ही लॉ के नाम है। मतलब कि अगर आपसे एग्जाम में लॉ ऑफ रिटर्न पूछा जाता है या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स पूछा जाता है या फिर रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर पूछा जाता है, तो आप जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जो पढ़ेंगे आपको वही चीज़ इसमें लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, चाहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन दिया जाए, चाहे लॉ ऑफ रिटर्न दिया जाए, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर दिया जाए, या फिर रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर दिया जाए, आपको लिखना वही है जो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल में पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जो आपने पढ़ा है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देखिए बेसिकली होता क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें ये बताता है कि हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग एक फैक्टर को और इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तो ठीक है, एक फैक्टर को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दे रहे हैं या फिर एक फैक्टर में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हमारे आउटपुट में क्या इंक्रीज़ हो रहा है या फिर हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है the law of variable proportion, also known as the law of a diminishing return, is a fundamental principle in economics that describe how the output of production process change as the quantity of a one input vary while other input are कीपिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए एक इनपुट को अगर आप चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में अगर एक इनपुट को आप चेंज करते हैं, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं ना कि अगर शॉर्ट रन की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट रन की यहाँ पे बेसिकली बात होती है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम लोग शॉर्ट रन में हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा तो शॉर्ट रन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ही एक्सप्लेन करता है कि शॉर्ट रन में हमारे आउटपुट एंड इनपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। ये हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन में हमारे आउटपुट एंड इनपुट के बीच का क्या रिलेशन होता है, और इस चीज़ को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में कितने क्या चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे और दूसरे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिस फैक्टर को हम लोग चेंज करेंगे वो फैक्टर वही फैक्टर होगा जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, शॉर्ट रन में हमारे वेरिएबल फैक्टर से बस चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ बताया गया है कि हम लोग वेरिएबल फैक्टर के इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे या फिर उनको किसी भी तरीके से चेंज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर वेरिएबल फैक्टर्स के इनपुट में अगर हमारी चेंजेस अगर होती हैं, तो उसकी वजह से हमारी आउटपुट प्रोड्यूस जो है उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग और सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, बस सिर्फ एक ही फैक्टर को हम लोग चेंज करेंगे और जिस फैक्टर को हम लोग चेंज करेंगे वो हमारे वेरिएबल फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग ये चीज़ समझते हैं ना कि एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है, वो हमारा होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। This law is applicable in short run where at least one factor of production such as a capital is fixed। यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये अप्लाई कहाँ पे होता है, शॉर्ट रन में। मैंने आपको बताया था जहाँ पे मैंने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पढ़ाया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, वेयर एटलीस्ट जहाँ पे हमारे एक फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिक्स होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कुछ लैंड और लेबर का, तो वहाँ पे हमारा जो लैंड होगा वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हम किसी एक इनपुट को चेंज कर दें, उसकी वजह से हमारे आउटपुट में क्या चेंज आएगा, हम लोग इसको देखते हैं। जहाँ पे हमारे दूसरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फिक्स रहेगा। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब कि
कम से कम एक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? इसका मतलब ये कि मैक्सिमम भी हो सकते हैं, ये मिनिमम बताया गया है कि मिनिमम एक फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम जितने भी फैक्टर रहेंगे अदर देन सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के जो हमारा वेरी करता रहेगा, जैसे लेबर हमारे वेरी करते रहेंगे, ठीक है? तो लेबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर से प्रोडक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है? वो कांस्टेंट ही रहेंगे। The law of variable proportion state that as we increase the quantity of only one input while keeping other input fixed, the total product increases initially at increasing rate, then at a decreasing rate and at last with negative rate. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, डैट अगर हम लोग मान लीजिए कि एक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ओनली वन इनपुट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक इनपुट की क्वांटिटी को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमने दूसरे सारे फैक्टर्स को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। हमारे सिर्फ एक इनपुट की क्वांटिटी को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और जहाँ पे हमारे दूसरे सारे फैक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, मतलब फिक्स रहेंगे यानी कि कांस्टेंट रहेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारे सिर्फ एक इनपुट को हम लोग चेंज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे और दूसरे सारे जो इनपुट्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट इनिशियली स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, वो नेगेटिव रेट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव रेट से होने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एट लास्ट क्या होगा कि यहाँ पे टीपी हमारी क्या होगी, फॉल होने लगेगी, ठीक है? टीपी जब हमारी फॉल होने लगेगी ना तो हमारा एमपी क्या होगा, नेगेटिव होने लगेगा। इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको ये बता रहा है कि जैसे हम लोग एक इनपुट को चेंज करेंगे, एक इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे, एक इनपुट की क्वांटिटी को हमने इंक्रीज़ किया तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, आउटपुट में कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे आएंगे, बट यहाँ पे स्टिल हम लोग अदर फैक्टर्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट को हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है? तो ऐसा करने की वजह से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा वो इनिशियली इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से, देन उसके बाद क्या करेगा, वो इंक्रीज़ होगा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा, देन उसके बाद एमपी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होने लगेगी, और एमपी हमारी नेगेटिव होने लगेगी और टीपी क्या होगी, फॉल करने लगेगी। जब टीपी हमारी फॉल करती है तो एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव रेट्स हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि पहले इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से, एट लास्ट हमारा टीपी क्या होता है, फॉल करने लगता है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द चेंजेस इन टीपी एंड एमपी कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 फेज में। यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज में टीपी एंड एमपी को कैटेगराइज किया गया है। तो पहला फेज क्या होता है, पहला फेज में क्या होता है कि यहाँ पे टीपी इंक्रीज होती है, मतलब टीपी राइज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, और जब टीपी राइज होता है इंक्रीजिंग रेट से तो हमारी एमपी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि यहाँ पे टीपी राइज होना शुरू कर देता है डिमिनिशिंग रेट से। जब टीपी हमारी राइज होती है डिमिनिशिंग रेट से तो एमपी क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? बट वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव हो नहीं जाता है, वो स्टार्टिंग से जब से टीपी हमारी राइज होती है इंक्रीजिंग रेट से तब से हमारा एमपी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। और जब टीपी राइज होती है डिक्रीजिंग रेट से भी जब राइज वो होने लगती है तब भी हमारा एमपी क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, पर वो डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है? थर्ड फेज में क्या होता है, टीपी जब फॉल करता है तो एमपी हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि जब टीपी आपकी राइज होता है इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी आपका इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है? एमपी इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव है। टीपी हमारा क्या होता है, राइज होता है डिक्रीजिंग रेट से जब, तो जो हमारा एमपी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट वो स्टिल क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है? और जब टीपी फॉल करता है तो एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, किसको, एक मैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लैंड का एक पीस लिया, ठीक है? एक लैंड हमने लिया, ये हमारी मान लीजिए कि 10 एकड़ की लैंड है सपोज, ठीक है? 10 एकड़ की हमारी लैंड है। यहाँ पे इस लैंड पे क्या है कि 6 लेबर आर सफिशिएंट टू वर्क ऑन दिस लैंड। इस लैंड पे 6 लेबर बहुत सफिशिएंट है काम करने के लिए।
तो हमने क्या किया, पहले 2 लेबर को हमने हायर किया। तो हमने ये चीज़ देखा कि 2 लेबर मिलके हमने 10 यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन दे रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट मतलब हमारी टीपी जो है वो 10 यूनिट्स हो रही है। फिर हमने क्या किया कि 2 लेबर और इंक्रीज़ कर दिए। तो जब 2 लेबर हमने और इंक्रीज़ किए तो टोटल लेबर हो गए 4, और ये 4 लेबर मिलके हमें 25 यूनिट्स का टीपी हमें दे रहे थे, ठीक है? तो हमारी क्या हुई कि जैसे हमने लेबर को इंक्रीज़ किया वैसे ही हमारा टीपी भी इंक्रीज़ होने लगा। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग और लेबर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमने इंक्रीज़ करके यहाँ पे 6 लेबर कर दिया, और जब हमारे 6 लेबर जब हो गए यहाँ पे, तो हमें क्या मिला कि हमारा टीपी 40 हो गया। हमारा टीपी क्या हो गया, इंक्रीज़ होके 40 हो गया। उसके बाद जैसे हमने देखा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, हमने क्या किया, 6 लेबर से इंक्रीज़ करके इसको 8 लेबर हमने कर दिया। फिर हमने देखा कि अरे 8 लेबर हमने किया तो हमारी जो टीपी हो गई वो 50 हो गई, ठीक है? अब इसके बाद जब हमने एक्सेस में इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, जब 8 लेबर से हमने 10 लेबर कर दिया, तो हमने देखा कि अरे हमारी जो टीपी है वो तो उतनी क्वांटिटी हमारी प्रोड्यूस हुई। क्यों? देखिए, इस लैंड पे सिर्फ़ 6 लोग काम करने के लिए हैं सफिशिएंट। अगर यहाँ पे अगर 6 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये लैंड पे वर्क कुछ इस तरीके से बँटा होगा, इस तरीके से बँटा होगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि जब हमारी 10 लेबर हुई, मतलब मैं आपको ये चीज़ समझा रही थी कि अगर 6 लेबर यहाँ पे काम करने के लिए सफिशिएंट है, तो ये लेबर कुछ इस तरीके से डिवाइड हुई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सेस लेबर मैं लगा देती हूँ, ठीक है? एक्सेस लेबर हम लगा देते हूँ, तो क्या होगा कि ये सारे जो लेबर है ना, जैसे मान लीजिए 1, 2, यहाँ पे 3rd लेबर हो गया, यहाँ पे 4th हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 6 ये सब क्या करेंगे, लापरवाही करने लगेंगे अपने काम में। अब यहाँ पे बात ये हो जाएगी कि सब एक-दूसरे पे डिपेंड होने लगेंगे काम करने के लिए कि मैं नहीं करूँगा तुम करो, मैं नहीं करूँगा तुम करो, ये वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में अगर आप देखिए कि एट लास्ट हमने क्या किया, लेबर को इंक्रीज़ करके 12 जब कर दिया, तो हमारी जो टीपी है वो क्या हुई, गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? क्योंकि सब लोग एक-दूसरे पर डिपेंड होने लगे कि मैं नहीं करूँगा तुम करो, मैं नहीं करूँगा तुम करो, ठीक है? वहाँ पे बातें अलग हो गई। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि जब तक हमारे 6 लेबर नहीं हुए थे, जैसे हमने 2 लेबर को बढ़ाया, 4 लेबर किया, तो यहाँ पर टीपी इंक्रीज़ होके 10 से 25 हुआ। तो यहाँ पे हमारा एमपी कितना हुआ? एमपी हमारा मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा 15 हुआ, ठीक है? उसके बाद जब हमने 2 लेबर को और यहाँ पे बढ़ाया, तो यहाँ पे जब 2 लेबर को हमने और बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारे 6 लेबर हुए, तो यहाँ पे एमपी हमारी कितनी हुई? यहाँ पे एमपी हमारी क्या हुई, 15 ही थी। मतलब कि जब तक हमारे लेबर 6 नहीं हुए थे, तब तक हमारी एमपी 15 ही थी। अब यहाँ पर ये चीज़ देखा गया कि हमारी लेबर जो है वो हमारे लैंड के एरिया से एक्सेस इंक्रीज़ होने लगे। अब यहाँ पे जब हमारी कैपेसिटी लैंड की 6 लेबर की थी, तो हमें 8 लेबर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लेबर को इंक्रीज़ कर दिया गया और लेबर को 8 कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है टोटल प्रोडक्ट में, वो इंक्रीज़ तो हुआ है, बट उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना पहले हो रहा था। मतलब पहले हमारी जो एमपी थी वो कितनी, 15 थी, ठीक है? जब तक हमें उतने लेबर एम्प्लॉय हमने नहीं किए थे जितने उस लैंड पे सफिशिएंट थे, तब तक हमारी एमपी कितनी हो रही थी, 15 हो रही थी। जब तक 6 लेबर हमने एम्प्लॉय कर दिया, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी हमें मिल रही थी। हमें हमारी जो एमपी थी वो 15 यूनिट से इंक्रीज़ हो रही थी। अब जैसे ही हमने हद से ज़्यादा लेबर को इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो हमारी टीपी इंक्रीज़ तो हुई है, बट वो 10 से इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हमारी एमपी यहाँ पे कितनी है, 10 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज़िंग रेट। चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही है, बट जितने क्वांटिटी में वो इंक्रीज़ हो रही है ना, वो क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, तो वो आपका इंक्रीज़िंग रेट हुआ, ठीक है? और डिक्रीज़िंग रेट कब बोला जाता है? डिक्रीज़िंग रेट तब बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं और 20 यूनिट से इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये इसको आपने कह दिया कि इंक्रीज़िंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही है, बट 15 यूनिट से ही इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कंपैरेटिवली हमारा ये जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़िंग हो गया, मतलब कि डिक्रीज़ हो गया ना यहाँ पे रेट। ये 20 यूनिट से बढ़ रहा था, यहाँ पे 15 यूनिट से ही बढ़ रहा है। तो मतलब वही चीज़ कहा जा रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है, बट इंक्रीज़िंग रेट से। एंड सेकंड फेज़ में आप देखिए, जहाँ पे हमें एमपी जो है हमारा 10 यूनिट्स का जहाँ पे मिला है, वहाँ पे भी इंक्रीज़ ही हुई है। 40 से 50 हमारा टीपी हो गया है, बट यहाँ पे जो हमारी एमपी है वो बस
10 से ही इंक्रीज़ हुई है, 10 यूनिट से ही इंक्रीज़ हुई है। तो पहले के कंपैरेटिवली जो 10 यूनिट्स हैं वो तो हमारी कमी हुई है ना, मतलब इंक्रीज़ हुई है बट कम इंक्रीज़ हुई है। तो ये क्या होती है हमारी डिमिनिशिंग रेट, ठीक है? ये हमारी होती है डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद आप देखिए कि जब हमने लेबर को क्या किया 8 से 10 कर दिया तो हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने लापरवाह हो गए फिर, क्योंकि हमें जितना काम करवाना था उस हिसाब से हमने लेबर पहले से रखे थे और एक्सेस हम लेबर को इंक्रीज़ जब किए जा रहे थे तो वो सब एक-दूसरे पे डिपेंड होना शुरू कर दिए और इस चक्कर में कोई काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे टीपी क्या हुई आपकी 0 हो गई, ठीक है? उसके बाद जब लेबर आपने 10 से इंक्रीज़ करके 12 किया तो यहाँ पे टीपी आपकी क्या हुई कम होना शुरू हो गई, ठीक है? टीपी आपकी एमपी क्या हुई नेगेटिव होना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन था ये और वर्स कंडीशन होने लगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 100 लेबर्स को एम्प्लॉय कर दो, जब आपकी ज़मीन ही इतनी छोटी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारे लेबर तो काम करेंगे नहीं, सारे लेबर तो काम करेंगे नहीं। और जब सारे लेबर एक-दूसरे को देखेंगे कि भाई इतने से काम है और इतना सा काम के लिए आपने 100 लेबर को एम्प्लॉय करके रखा है, तो भाई मैं क्यों करूँ? तुम करो, क्योंकि अगर इम सबको रखा तो काम के लिए ही गया है, अगर हम काम नहीं भी करते हैं तो सैलरी तो हमारी मिलेगी। तो यहाँ पे ये लापरवाही की वजह से लेबर को इंक्रीज़ करने के बावजूद भी आपका टीपी इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि सारे लेबर ये सोचने लगे कि मैं नहीं करूँगा तुम करो, सब एक-दूसरे पर डिपेंड होने लगे कि भाई जब इतने सारे लोग हैं तो ज़रूरी है क्या कि हम ही करें, दूसरा कोई कर दे, हमें तो सैलरी मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या है मतलब हमें तो वेजेस मिल जाएँगे, वेजेस उनको मिलते हैं ना लेबर को। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी टीपी क्या हुआ डिक्रीज़ होने लगी। अब जब जैसे आपकी टीपी डिक्रीज़ होने लगा आपका एमपी क्या हुआ नेगेटिव हो गया। तो वही ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको मैंने समझाया था यहाँ पे कि जब टीपी आपकी राइज़ होती है ना इंक्रीज़िंग रेट से, तो आपकी एमपी क्या होती है, आपकी एमपी इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है? और जब टीपी आपकी क्या होती है राइज़ होती है डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे देखिए कि टीपी आपकी क्या हो रही है राइज़ हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, तब भी आपकी एमपी क्या होती है गिरना शुरू कर दी। मतलब पहले 15 थी अब 10 हो गई है, बट स्टिल ये पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन 10 में नहीं लगा है, 10 में माइनस का साइन नहीं लगा है। जब एट लास्ट आप देखिए जब 10 से 12 हमारे लेबर हुए तो यहाँ पे क्या हुआ कि टीपी हमारी गिर रही है, फॉल कर रही है, बट यहाँ पे हमारा एमपी क्या हुआ नेगेटिव हो गया। यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे समझा रही थी, ठीक है? यहाँ पे इस लॉ को समझने के लिए कुछ असम्पशन्स भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमिक्स में आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उस लॉ के कुछ ना कुछ असम्पशन्स होते हैं। तो इसके भी कुछ असम्पशन्स हैं, चलिए देखते हैं। इट ऑपरेट इन शॉर्ट रन बिकॉज़ द फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड एज़ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि वेरिएबल प्रपोर्शन जो हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये बेसिकली शॉर्ट रन के आउटपुट एंड इनपुट को ये रिलेशनशिप को डिनोट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे इट ऑपरेट इन शॉर्ट, ऐसा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है कि इस लॉ को हम लोग शॉर्ट रन में ही ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल एज़ वेल एज़ फिक्स के पार्ट में कैटेगराइज़ होते हैं। क्यों? देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है ना कि आपके वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर सारे वेरी कर सकते हैं, सारे चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि आपके बस वेरिएबल फैक्टर्स ही वेरी कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर क्या होते हैं कैटेगराइज रहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, द लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। ये लॉ क्या होता है एप्लीकेबल होता है हर फिक्स्ड फैक्टर पे, चाहे लैंड को भी लेकर। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइन। देखिए वेरिएबल फैक्टर के चेंजेस होने की वजह से, चेंज होने की वजह से जो आपके आउटपुट पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी असर पड़ रहा है, जिस जिस तरीके से भी आपका आउटपुट शो कर रहा है अपने आप को, जिस तरीके से भी आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है चाहे डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ क्या होता है वेरिएबल फैक्टर जब भी हमारी चेंज होती है तो उसका कुछ ना कुछ असर आउटपुट पे हमारा पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से अगर आउटपुट में कुछ चेंजेस होंगे तो उसको हम लोग बहुत ईज़िली डिटरमाइन कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि आपने कौन से वेरिएबल फैक्टर को चेंज करे हैं। तो मतलब कि अगर आउटपुट आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब उसी वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की वजह से आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। और इसका वाइस वर्सा ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि वेरिएबल फैक्टर को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं और आउटपुट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, हमने ये चीज़ इंक्रीज़ की है तभी हमारा आउटपुट कम हुआ है। इसको फिर से वापस से रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है? It is considered that after a certain point, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर वन अनदर। यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब्सटीट्यूट एक दूसरे के नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे लैंड जो होता है वो लेबर का काम नहीं कर सकता और लेबर जो होता है वो आपका लैंड का काम तो नहीं कर सकता ना।
मतलब ये कि हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। आप समझ सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि लैंड लेबर है तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो लेबर के ऊपर आप प्रोडक्शन तो नहीं कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। और लैंड के ऊपर ही आप प्रोडक्शन करेंगे। लैंड तो आपको प्रोडक्शन करके नहीं देगा ना कि लैंड खड़ा हो जाएगा और वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट मान के चली जाती है एंड ऑल वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली इफेक्ट। सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो आपके हैं वो इक्वली इफेक्टिव होते हैं। मतलब ये कि जिनसे भी हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो हर एक वेरिएबल फैक्टर से रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं हमारे लॉ के जो मान के चलने पड़ते हैं इस लॉ को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैं आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने फिक्स फैक्टर में लैंड को लिया है, लैंड को इन एकर्स में लिया है। तो यहाँ पे हमारा लैंड हर एक केस में आप देखिए कि क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लैंड हमारे क्या है, हर एक केस में कांस्टेंट है। हमने 1 1 1 ही लिया। वेरिएबल फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में हमने वेरिएबल फैक्टर 1 लिया है और आगे चलते चलते हमारे वेरिएबल फैक्टर 2 हो जा रहा है, फिर 3 हो जा रहा है, फिर 4 5 एंड 6। मतलब कि हमारा यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है, और हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए इन फर्स्ट केस में आपका टीपी कितना है, 10 है। तो फर्स्ट केस में आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 10 है। सेकंड केस में आप देखिए जहाँ पे आपका फिक्स फैक्टर 1 एंड वेरिएबल फैक्टर 2 है, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज होकर 40 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लेबर को इंक्रीज किया। थर्ड में आप देखिए यहाँ पे जैसे हमारा फिक्स फैक्टर 1 था और वेरिएबल फैक्टर हमारा हमने 3 किया, इंक्रीज़ किया 1 से, हमारा टीपी और इंक्रीज़ होकर 60 हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद इसी तरीके से हमारा इंक्रीज़ होता गया है। हमने जब लेबर को, वेरिएबल फैक्टर को हमने 4 कर दिया तो हमारा टीपी इंक्रीज़ होकर 75 हो गया, ठीक। एंड फिफ्थ में आप देखिए, फिफ्थ में मतलब कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर को 5 किया इंक्रीज़ करके तो भी हमारा टीपी क्या हुआ, 75 ही है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा टीपी क्या हुआ, डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि पहले आप ये चीज़ देखिए कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया 1 से 2, हमने लेबर को इंक्रीज़ किया आपने, तो हमारी टीपी इंक्रीज़ होकर 10 से 40 हुई, 10 से 40 हुई। तो जब हमारी टीपी 10 थी तो हमारी एमपी कितनी थी, 10। और जब 10 से 40 हमारी टीपी हुई तो हमारी एमपी कितनी हुई, 30। हमारी एमपी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि जैसे ही हमारी टीपी 60 हुई तो हमारी जो एमपी हुई वो क्या हुई, डिक्रीज़ होने लगी। हमारी एमपी क्या हुई, डिक्रीज़ होने लगी। जैसे ही हमने एक सर्टेन लेबर्स के बाद, मतलब लेबर को इंक्रीज़ करना शुरू किया, एक सर्टेन लेवल के बाद हमने लेबर को जब इंक्रीज़ करना शुरू किया तो हमारी एमपी क्या हुई, डिक्रीज़ करने लगी। मतलब हमारी टीपी इंक्रीज़ हुई है बट एमपी डिक्रीज़ होने लगी है। उसके बाद जैसे फिर से हमारी टीपी इंक्रीज़ हुई, जब हमने अपने लेबर को इंक्रीज़ किया तो हमारा एमपी और डिक्रीज़ होने लगा, ठीक। देन उसके बाद फिर जब हमने अपने लेबर को और इंक्रीज़ किया, जब हमने लेबर को 5 कर दिया तो हमारी टीपी कांस्टेंट ही हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जहाँ पे हमारी टीपी कांस्टेंट हुई वहाँ पे एमपी क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी टीपी फॉल करने लगी और एमपी हमारी क्या हुई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि जब हमारी एमपी 10 से इंक्रीज़ होके 30 हुई, मतलब 10 से इंक्रीज़ होके 30 हुई, तो उस फ़ेज़ में फ़ेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज़िंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। इंक्रीज़िंग रिटर्न टू अ फैक्टर, यहाँ पे टीपी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़िंग रेट से और एमपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और टीपी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़िंग रेट से। टीपी हमारा क्या हुआ, 10 से 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टीपी क्या हुआ, टीपी जैसे फिर से इंक्रीज़ हुई, टीपी इंक्रीज़ होकर जब हमारी 60 हुई तो एमपी हमारी गिरना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी एमपी क्या हो जाती है, गिरना शुरू कर देती है। मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी टीपी इंक्रीज़ तो हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या, कि यहाँ पे एमपी पहले इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। एमपी क्या हुई, आपकी इंक्रीज़ हो रही थी। उसके बाद आप इस वाले फ़ेज़ में आप देखिए, फ़ेज़ 2
में अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, एमपी आपका डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टीपी तीनों केस में मतलब कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपकी लेबर 3 है, लेबर 4 है एंड लेबर 5 है, इस तीनों केस में आपकी टीपी देखिए इंक्रीज़ हुई है, 2 जगह इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पे लेबर 3 है, जहाँ पे 4 है। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद आपका जो टीपी है ये कांस्टेंट हो गया है, जहाँ पे आपकी लेबर 5 है। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा आपने अपने लेबर को, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर दिए हैं। जितना बड़ा आपके पास लैंड नहीं है, आपने उससे ज़्यादा आपने लेबर को एम्प्लॉय वहाँ पे कर दिया है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि टीपी आपकी कांस्टेंट हो गई, और टीपी जहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट हुई है वहाँ पे एमपी आपका क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब आपकी टीपी क्या हुई, कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे आपका एमपी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एंड लास्ट में अगर आप देखिए तो लास्ट में आपका क्या है कि आपकी जब टीपी आपकी फॉल करने लगी तो आपकी एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो मैं आपको ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी टीपी इंक्रीज़ होती है तो आपकी इंक्रीज़ होती है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आपकी एमपी क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। जब आपकी टीपी इंक्रीज़ होती है डिमिनिशिंग रेट से, मतलब कि टीपी इंक्रीज़ तो हो रही है बट कम इंक्रीज़ हो रही है, तब आपकी एमपी क्या होती है, डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। और एक लेवल पे आ करके जैसे कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपके लेबर 5 है, इस लेवल पे आ करके आपकी जो एमपी है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, और टीपी जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। 75 है तो 75 भी आगे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही आपकी एमपी 0 होती है और टीपी आपकी कांस्टेंट होना शुरू कर देती है, उसके बाद अगर आप और लेबर को एम्प्लॉय करेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि टीपी आपकी फॉल करने लगेगी और एमपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। यहाँ पे देखिए कि मैंने सेम चीज़ आपको ग्राफ के थ्रू समझाया है। यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे टीपी एंड एमपी के बीच का बेसिकली मैंने रिलेशनशिप आपको दिया है। यहाँ पे देखिए कि जब आपकी टीपी इंक्रीज़ हो रही है, जब यहाँ पे टीपी जब आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फेज़ में ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, ये हमारा सेकेंड होगा एंड ये हमारा थर्ड फेज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी एमपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। टीपी एक पॉइंट पे जाके, जो जिसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे जाके वो अपना जो इंक्रीज़ हो रही है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होना शुरू कर देगी, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में टीपी हमारे इंक्रीज़ हो रही है इस वाले फेज़ में इंक्रीजिंग रेट से, जहाँ पे हमारी एमपी इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड फेज़ में आप देखिए कि यहाँ पे टीपी की मूवमेंट चेंज हो गई, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका दिया हुआ है ना, इस पॉइंट से टीपी की मूवमेंट चेंज हो गई, ठीक है। तो टीपी की मूवमेंट जैसे ही आपकी चेंज हुई, तो यहाँ पे टीपी आपकी इंक्रीज़ हो रही है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट से क्यों वो हो रही है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एमपी आपका डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया, मतलब फॉल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जहाँ ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे लिखा है टीपीज मैक्सिमम, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आपने क्या पढ़ा था कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, वहाँ पे आपका यहाँ एमपी क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। एमपी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद टीपी जो होता है आपका फॉल करने लगता है और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि एक्सिस के नीचे चला गया है एमपी, तो आपका एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप डायग्राम अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे, आपको इसी तरीके से बनाना है। वाई एक्सिस पे आपने टीपी लिया है एंड वाई एक्सिस पे आपने एमपी लिया है एंड एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आपने लिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज़ में आपकी टीपी इंक्रीज़ हुई इंक्रीजिंग रेट से, जहाँ पे आपकी एमपी इंक्रीज़ हो रही थी, फिर टीपी इंक्रीज़ हुई मतलब राइज हुई आपकी डिमिनिशिंग रेट से, जहाँ पे एमपी आपकी फॉल कर रही थी। उस थर्ड फेज़ में क्या हुआ कि टीपी आपकी क्या हुई, फॉल करना शुरू कर दी और एमपी आपकी क्या हुई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको यही चीज़ आज पढ़ाया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है, इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको यही चीज़ आपको बताया है आज। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।